अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो चीन रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर SCO वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास है। यकीनन ये बड़ा अहम इजलास है। इसकी अहमियत क्या है, इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। एजेंडा क्या है और इस इजलास में इस वक्त जो है चीन, रूस, भारत, बेलारूस, ईरान, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। बेलारूस जो है वो पहली मरतबा मुकम्मल रुकन की हैसियत से इस इजलास में शरीक हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका है और इस किस्म की जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो हमेशा एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ख़ारिजा पॉलिसी के लेवल को उसको मज़ीद मौसर बनाएँ और फिर जो हमारे नए मौशी रवाबित हैं उनको मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। साइड लाइन मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके अलावा जब हालिया ये कशीदगी हमें नज़र आती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उसके बाद फ़र्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो आमने सामने होंगे। बहरहाल ये एक बड़ा अहम मौका है, एक अहम इजलास है। इसके एजेंडे की तरफ अगर नज़र दौड़ाएँ तो उसमें भी हमें यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस दौरे के दौरान ऑब्वियसली जो है मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरह से किया जा सकता है कि सियासी हम आहंगी हो, इक़्तिसादी इश्तराक हो और ताउन के फ़रोग़ पर इसमें बहस की जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त के बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे निपटने के लिए एक हमें लाहेअमल इसमें नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर जब हम इसमें बात करते हैं इकॉनमी की, तो उसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते नज़र आते हैं कि जिसमें आप अपनी इकॉनमी को मज़ीद बेहतर बनाने की तरफ जा सकते हैं। बहरहाल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहिबा पैनल का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, SCO वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास यकीनन बहुत अहम है। बेलारूस पहली मरतबा इसमें जो है एक मुकम्मल रुकन की हैसियत से शामिल हो रहा है। पाकिस्तान की अहमियत बहुत है, फिर रूस और चाइना और जो दीगर ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं और इसका जो एजेंडा है वो अपनी जगह पर एक बड़ी सिग्निफिकेंस लिए हुए है। देखिए नाहिद, इसका जो एजेंडा है बुनियादी तौर पर उससे बात अगर शुरू की जाए जी, तो SCO का जो बुनियादी मकसद है उसमें 3 नुकात जो हैं वो कलीदी हैसियत रखते हैं। नंबर 1 ये कि ख़ित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम, नंबर 2 सियासी हम आहंगी और तीसरा अहम नुक्ता ये है कि इक़्तिसादी रवाबित और इक़्तिसादी शराकत कारी का फ़रोग़। आप ये देखें कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल में हो रही है जब ख़ित्ता जो है कशीदगी का शिकार है। ख़ित्ते में दो बड़ी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और जंग, और उसके बाद इसराइल और ईरान पर जो इसराइल की जारहियत थी उसकी वजह से ख़ित्ते में बहुत बड़ी कशीदगी आई है। और उसके बाद ये वज़ारती सतह वज़राए ख़ारिजा की सतह की ये जो कॉन्फ्रेंस है इस लिहाज से अहमियत के हामिल है कि इसमें रुकन ममालिक जो हैं वो ख़ित्ते में अमन के क़याम, पायदार अमन के क़याम के साथ साथ इस कशीदगी की जो सूरत हाल है वो उसका जायज़ा लेंगे। और इसमें पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारिजा यकीनन मौजूद होंगे, लेकिन उनका कोई मुलाकात का प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान की जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं उसमें रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान के साथ मीटिंग जो है बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि रूस के वज़ीर ख़ारिजा इसमें शामिल हो रहे हैं। रूस पहली मरतबा इस वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस में इस हालत में पेश होगा कि रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जो बयानात दिए हैं उसमें उन्होंने गैर जानिबदारी का इजहार किया है और इंडिया से फासले इख्तियार किए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। रूस के साथ ताल्लुकात हमारे बढ़ रहे हैं, इसी तरह उज़्बेकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के इस लिहाज से अहम है कि रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक सह फरीकी कॉन्फ्रेंस इस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मुनक़िद होगी। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, आप इसमें पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? सर, पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तेंजन में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें इसहाक़ डार साहब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और सबसे अहम पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से जो मेरी इत्तलात है कि वज़ीर ख़ारिजा का एक ख़ुसूसी मीटिंग तय है चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से, तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। और चूँकि आप जानती है कि अगस्त के आखिर में
जो सरबराही इजलास होगा SCO का, उसके लिए एजेंडे की तैयारी है। पाकिस्तान का पहली दफ़ा आमना सामना होगा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का, जो कल पहुंचने वाले हैं तेंजन। तो उनसे मेरे ख़्याल में कोई बायलैटरल तो मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जाने से पहले भारत ने अपना जो रिवायती एक हरदर्मी और रिवायती तौर पर जहाँ पे टांग अड़ानी ना भी हो, और वो भारत आजकल अड़ा देता है, उन्होंने दलाई लामा के क़िस्से को छेड़ के, आप जानती हैं कि दलाई लामा जो है वो मुद्दतों से भारत में मुकीम है और इस वक्त वो अलील है, और उनकी जानशीन मुकर्रर करने के हवाले से चीन का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि चीनी क़वानीन के तहत दलाई लामा का जो जानशीन होगा वो चीन की मंजूरी से होगा। लेकिन जयशंकर साहब ने परवाज़ बढ़ने से पहले कह दिया कि नया दलाई लामा का ताल्लुक़ भारत से हो सकता है। तो ये एक नया तनाज़ा भारत ने ख़ुद अपने लिए SCO के इजलास से पहले ही खड़ा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और मेरी नज़र में भारत को एक और सुक्की का सामना इस प्लेटफार्म पे भी करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एजेंडा है जिसके बारे में बात हो रही है, पायदार अमन का क़याम, सिक्योरिटी के जो सारे मसाइल हैं, सियासी हम आहंगी और फिर मौशी तौर पर जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। देखिए, ये जो SCO है इसकी 3 बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद शारा रेशम की जितनी तहजीबें हैं इनके दरमियान मुफाहमत, हम आहंगी का फ़रोग़। अगर ये हो जाए तो इसके नतीजे में तिजारत और इक़्तिसादी ताउन पैदा हो जाएगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उस वक्त तक जब तक आपके यहाँ इस्तेहकाम ना हो, अमन और वो ना हो। तो अब ये जो इस वक्त वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये 2 दुनिया के बहुत बड़े इवेंट्स के बाद हो रही है। आज आपने स्टेटमेंट देख ली होगी फ्रांस के वज़ीर सदर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, ये हालिया तारीख में सबसे बड़ी और शिद्दत वाली जंग थी, फ़िज़ाई जो जंग थी। तो इस और फिर ईरान और इसराइल का जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात के पस मंज़र में इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत बहुत बढ़ गई है। अगर आप उसके एजेंडे पर और जो उस पर डिबेट शुरू हो गई है उस पर नज़र डालें, तो उस पर यही बुनियादी बात यह है कि हमारे साउथ एशिया में और मशरक़ वस्ता में जो कशीदगी पैदा हुई है, उसमें शंघाई ताउन तंजीम ने इस मामले में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, अमन को कैसे फ़रोग़ देना है, और इस सारी पस मंज़र के बावजूद इक़्तिसादी और जो तहज़ीबी ताउन है उसको बरकरार रखते हुए इन मामलात को बेहतर बनाना है। इस एतबार से बहुत अहम ये कॉन्फ्रेंस और अहम वक्त पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है शरीला, एक तो साइडलाइन मीटिंग्स जो हैं वो ऑलवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो एजेंडा है वो इस सिनेरियो में ख़ास तौर पर जो हम हालिया कशीदगी और जो जंगी तनाज़ुर हमें नज़र आ रहा था उसमें बड़ा अहम नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात यह है कि जो पोस्ट पाकिस्तान और इंडिया की जंग है उसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है उन्हें तब्दील हो चुकी हुई है। ये वही ममालिक इसमें जो आ रहे हैं, जैसे चीन आ गया, आज़रबाईजान आ गया, ताजिकिस्तान आ गए, तुर्कमानिस्तान आ गए, बेलारूस जो आ गया, ये तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात उनके साथ वो आगे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। और मशरिक़ वस्ता की जो रियासतें हैं वो तो हम और हमारे साथ पाकिस्तान के साथ तो हमेशा उनका एक दिली लगाव जो है वो रहा है। अब बात यह कि खित्ते के अंदर इस वक्त बहुत कशीदगी अगर आप देखें तो इंडिया के जो तरफ से जो बयानात आते हैं, एक तो वो हमेशा सीज फायर को जो है वो मान भी नहीं रहे होते हैं, अभी भी जंग की वो जो बातें कर रहे होते हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे मिसाइलों की डिमांड जो बढ़ गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसी जो होती हैं कॉन्फ्रेंस, उसमें जो साइड लाइन मीटिंग्स होती है उसमें पाकिस्तान अपने हदशात को उनके सामने रख सकता है कि भाई देखें जो हमारे हमसाए में जो बैठा हुआ है वो खित्ते में कशीदगी चाहता है, वो अमन नहीं चाहता है। आप लोगों का किरदार होना चाहिए कि उसको समझाएं। चीन जो है, रूस जो है, रूस का तो बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो ये वो ममालिक के साथ जो मीटिंग्स होंगी तो पाकिस्तान अपने जो कंसर्न है सिक्योरिटी को लेकर वो सामने रखते तो उससे बड़ी अहमियत जो है वो बढ़ेगी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर भी अपने रवाबित को मजीद तेज करना चाहता है।
तो इन मीटिंग्स के जरिए आप मजीद एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं, MOU जो डिस्कस हो सकते हैं, मजीद क्या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके बारे में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे वजीर खारजा हैं वो साबिक वजीर खजाना भी रहे हुए हैं, तो वो तो इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस पर ज़्यादा बेहतर है। ये एक बड़ी हम SCO के हवाले से जो वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास की बात कर रहे थे, एक और बड़ी अहम हमें इस वक्त कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही है जो ईरान में हुई है, सफ़री की वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस, जिसमें शिरकत के लिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपने डेलीगेशन के साथ तेहरान में मौजूद थे, और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ये कॉन्फ्रेंस जो है इस बुलाई गई थी। इसमें ज़ायरीन और बॉर्डर से जुड़े जो मसाइल हैं, ज़ायरीन के हवाले से जो फैसिलिटेशन है और जो इस वक्त हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं, इराक़ के भी कुछ कंसर्न्स थे, उन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई। और इसमें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ऑब्वियसली हम जानते हैं, ख़ासतौर पर पिछले ये कुछ दिनों में जो जंग के हालात रहे और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने साथ दिया है ईरान का। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक रहे हैं, यहाँ मौजूद ईरानी सफ़ीर जो हैं वो इस बात से आगाह हैं, और जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम जो है वो ईरानी अपने भाइयों के साथ खड़े रहे हैं, और ये पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पे हमेशा कायम रहेगा। एनीवे, ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान और ईरान और इराक़ ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया है, और इसमें यह फ़ैसला किया गया है कि अब इनफरादी तौर पर लोग नहीं जा सकेंगे, बल्कि एक ऑर्गेनाइज़र सिस्टम से जो है जो टूर ऑपरेटर्स लोगों को लेकर जाते हैं, ग्रुप्स की सूरत में लेकर जाते हैं, उस तरह से अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मूव होंगी और लोग एक ग्रुप की सूरत में जा पाएंगे। कुछ कंसर्न्स से इस हवाले से उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इसमें मसाइल क्या थे, किस वजह से इसके पर काम करना बहुत ज़रूरी था, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये भी एक बड़ी अहम अपनी जगह पर रही है तीनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ये अपनी जगह पर बड़ा अहम है, लेकिन इस वक्त मसाइल क्या थे जिनकी वजह से फौरी तौर पर आपको लगा कि इस पर बात होनी चाहिए थी? निशानदेही की है कि एक तो ज़ायरीन का मसला था, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो इराक़ जो है वो इराक़ की तरफ रजू करते हैं। इसके साथ साथ ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम थी कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान के लिए एक भरपूर यकजहती का इजहार भी हुआ है, और पाकिस्तान ने जो जंग के दौरान ईरानी भाइयों की हमायत की, इसराइल की खुलकर मजम्मत की है, वो इस कॉन्फ्रेंस में भी इसका हमें मिलता, उसका इजहार भी हमें इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मिलता है। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अब जिस तरह से आपने ये बात कही है इंट्रो में कि अब इनफरादी तौर पर लोग जो हैं वो ज़ियारतों के लिए नहीं जा सकेंगे, बल्कि ग्रुप ऑर्गेनाइज सिस्टम ये लागू किया जा रहा है, और इसका निफाज होगा, और इसके ज़रिए टूर ऑपरेटर्स जो हैं ग्रुप्स की सूरत में लोगों को ज़ियारतों के लिए इराक़ ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किलात होती थी, वहाँ उनकी रहाइश के बंदोबस्त मुश्किल हो जाता था। ये तमाम जो है अब काम जिस तरह से हर को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसी तरह से अब इस ज़ियारतों को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि तीनों मुल्क जो हैं इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलतें मिलनी चाहिए। मुत्तफिका लाया अमल हमें नज़र आ रहा है। अच्छा साफ़ी साहब, आपकी नज़र में असल मसाइल क्या थे, और अब जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो किस हद तक इन मसाइल का हल साबित हो सकते हैं? नाहिद, इस मसले को शायद ही मोहसिन नकवी साहब से ज़्यादा किसी ने इससे पहले तवज्जो दी हो, और मोहसिन नकवी साहब इन मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है, और इन ममालिक के साथ जहाँ पे मसाइल मौजूद थे या ज़ायरीन को जहाँ पे मसाइल दरपेश थे, उन ममालिक से मोहसिन नकवी साहब की खुसूसी क़ुरबत का एक रिश्ता है। तो इन्हीं अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला किया है कि ज़ायरीन के जितने भी टूर ऑपरेटर्स लेके जाएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वज़ारत मज़हबी उमूर के वेबसाइट पे उन तमाम अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट्स के नाम आ चुके हैं, लिहाजा हमें बतौर शहरी भी अब इस बात का इदराक करना चाहिए कि वो सिर्फ उन रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से रब्ता करे जो हुकूमत पाकिस्तान के अप्रूव्ड हो। यही टूर ऑपरेटर्स ही उनको वीज़ा दिलवा सकेंगे, यही टूर ऑपरेटर उनको ज़ियारत करवा सकेंगे। और इसका मकसद एक ये भी है कि इंसानी स्मगलिंग के जो एक मकरूह धंधा है उसकी हौसला शिकनी करनी है, और ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें देनी है।
ठीक है डॉक्टर साहब, जिन मसाइल की तरफ अभी साफ़ी साहब ने भी इशारा किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हम कर रहे हैं, हादसात से बचा जा सकता है, फिर जो मसाइल जेन्युइनली हमें इसमें नज़र आ रहे हैं, जब इनफरादी तौर पर नहीं जाएंगे, ग्रुप्स की सूरत में जाएंगे, तमाम तर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, वजारत मजहबी उमूर के अंडर ये सारी चीज़ें आएंगी, रजिस्ट्रेशन होगी, किस हद तक फैसिलिटेशन आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में ज़ायरीन के लिए? नाहिद, देखिए मोहसिन नकवी साहब एक बड़े मुतहर्रिक और डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने जिस जिस शोबे में काम किया है उसके बड़े मुस्बत असरात सामने आए हैं। ये जो पहलू है इसमें यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिक्र हुआ, जो ज़ायरीन है उनके आराम और पुरसहूलत उनकी यानी ज़ियारात के प्रोग्राम का जिक्र हुआ, उन्हें सहूलतें फराहम करने का जिक्र हुआ। इसके अलावा भी ये ख़ित्ता बहुत हसास है और हम ये देखते हैं अभी जो ईरान इराक जंग हुई है जी, उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें बड़ा सिक्योरिटी के लिए बड़े ख़तरात पैदा हो गए थे दुश्मन ममालिक की तरफ से, और ये सिर्फ वहाँ तक नहीं था ईरान में। हम ये देखते हैं कि ये इस तरफ हमारी तरफ भी हो जाता है। ये जो पकड़ा गया था इंडियन जासूस, ये सारा इस यानी इजराइली हों या इंडियंस हों, ये सारे इस खित्ते में मुतहर्रिक रहते हैं और मुस्लिम दुनिया के मफादात को और ख़ास तौर पर ईरान, पाकिस्तान, इराक वगैरह के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से ये विजिट्स बहुत ऑर्गेनाइज करने ज़रूरी थे। ये वक्त की आवाज़ थी, इस पर लबैक कही गई, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन इट शलीला, ख़ासतौर पर जब उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान ईरान के साथ हमेशा खड़ा है और उनके मौक़िफ़ की हिमायत करता है। जंग के दिनों में भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने साथ दिया ईरान का, ये बहुत अहम है। इससे ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद उसमें कुर्बत में इजाफा हो रहा है। बात ये कि ईरान के ऊपर जो इजराइल की तरफ से जारियत हुई थी तो पाकिस्तान ने तो बड़ा खुल के साथ दिया और हर फोरम के ऊपर, चाहे वो यूएन का था, ओआईसी के था, पाकिस्तान ने उसके ऊपर बात की कि ये जो कुछ किया गया है ये इजराइल की तरफ से ज्यादती है और ईरान हक रखता है कि वो जवाबी कार्रवाई जो है वो करे। दूसरी बात मैं सिर्फ इसमें एक ये चीज़ करूंगी कि देखें जो ज़ायरीन की बात हो रही है ना, उससे ईरान इराक के साथ तो जो प्रॉब्लम हो रहे थे, यूरोपियन ममालिक के साथ भी हमारे प्रॉब्लम हो रहे थे, क्योंकि ज़ायरीन के रूप में लोग ईरान जाते थे, वहां से आगे तुर्की और तुर्की से यूरोप निकलने की कोशिश करते थे, जिसमें हर दूसरे दिन हम देख रहे थे कश्मीर उल्टे हुए थे, पाकिस्तानी उसमें हलाक हुए होते थे। तो उस वजह से भी इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी था ताकि दूसरे ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो थे वो खराब ना हो। तो अब जब रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी उसके जरिए ज़ायरीन जाएंगे तो सबके सामने रिकॉर्ड होगा कि कौन ले जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, किस तरह और उनकी जिम्मेदारी भी होगी वापस लाना कि कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, उतने लोगों को आपने वापस लाना है। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी रजिस्टर्ड करना। ठीक है, ये यकीनन बड़े अहम मामलात हैं जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है और हुकूमत फ़ौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, कि अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। पॉलिटिकल हमें इस वक्त फ्रंट पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मरतबा फिर तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। इसके आगाज़ के साथ ही हमें इसका कुछ अंजाम भी नज़र आने लग गया है। पहले हमने देखा जिस तरह से एहतजाज के लिए तहरीकें चलाई जाती रही, कोई उसमें हौसला अफजा चीज़ नज़र नहीं आई उनकी पार्टी के हवाले से, और लेकिन यह है कि अनसर्टेनिटी नज़र आई हमें मुल्क में जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है उसमें इस किस्म की चीज़ें जो है वो एक शोर बर्पा कर देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ये उनका हक़ है, वो इस पर काम कर सकते हैं। इस मरतबा फिर इसी किस्म की हमें ऐलानात नज़र आ रहे हैं और शुरू में ही 90 रोज़ का कह दिया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और हालांकि लोग उन पर एतबार नहीं करते हैं। इसका एजेंडा जो है वो सिर्फ एक ही है जो बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जानिब से, कि उसमें बानी पीटीआई जो है वो उनको आज़ाद करवाना चाहते हैं। जब बड़ी तहरीक अगर हमने पहले भी देखी है, माजी में भी, उसमें किसी एक एजेंडे पर जो है वो तहरीक नहीं चलाई जाती। अगर मुल्क के हवाले से बात की जाए, अवाम के हवाले से बात की जाए, तो यकीन दूसरी पार्टीज़ भी, सियासी पार्टीज़ आपका साथ देती हैं, लेकिन इस किस्म के एजेंडे पर जो है कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं होती और पजीराई नहीं होती। अब इसका क्या अंजाम होगा वो तो एक ऑब्वियसली बड़ी आगे की बात है। 90 दिन का खुद उन्होंने अनाउंस कर दिया है, वो लोगों को इसका मतलब है कि ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों को कि अभी 90 दिन तक जो हैं वो आपके बानी जो हैं वो अभी जेल में ही मौजूद रहेंगे, इससे पहले बाहर आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन इस हवाले से हम देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी राय हम इसके ऊपर लेते हैं। डिवीजन अगरचे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लग ये रहा है कि इस तहरीक के ऐलान के साथ शायद आप अपनी पार्टी को मज़ीद डैमेज करने जा रहे हैं। जी हाफिज़ साहब। बिल्कुल, बात यही है कि ये कॉल 5 अगस्त की कॉल का ऐलान हुआ है
जब पार्टी जो है ख़ुद इंतशार और अफरा तफरी और इख्तलाफात का शिकार है। 3 वाज़ेह ग्रुप इसमें नज़र आ रहे हैं। एक अली अमीन गंडापुर के हामी हैं, एक अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ हैं, उन लोग भी केपी से है, और तीसरा जो ग्रुप है वो पंजाब का है जो फैसले इंडिपेंडेंटली करना चाहता है। अब लाहौर में जो मीटिंग हुई है जिसमें 5 अगस्त की कॉल जो है वो उसकी डेट फाइनल हुई है, उसमें देखना ये है कि उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पार्टी की, उनको बुलाया ही नहीं गया। यही वजह है कि आलिया हमजा ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है 5 अगस्त की कॉल में 90 रोज़ कहाँ से आ गए। और अब ये 90 रोज़ की जो बात की जा रही है, बात यह है कि ख़ुद पार्टी के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ुद उनकी लीडर ये कह रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर तब्दीली के दावेदार जो हैं अब 90 रोज़ में जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो रहाई की बातें कर रहे हैं, बात इनकी और दुआइयाँ दे रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर रहा कर दिया जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि आवाम को ऐसी जो तहरीकें हैं वो उनसे अवाम की ला ताल्लुकी इस बात से ज़ाहिर होती है कि इसमें अवामी मसाइल का कोई जिक्र नहीं है, इसमें जमहूरियत के फ़रोग़ की कोई बात नहीं है, अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उनका हवाला ही नहीं है, बल्कि एक फ़र्द वाहिद के लिए तहरीक चलाई जा रही है। अवाम जो है अवाम को इससे ला ताल्लुक़ रख कर तो यकीनन जो है कोई भी तहरीक अवाम की शराकत के बग़ैर, अवाम की भरपूर तवानाइयों के बग़ैर जो है कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी इनकी तहरीकें इसी वजह से नाकाम होती रही हैं और अब ये तहरीक जो है ख़ुद पार्टी के अंदर इख्तलाफात के शाखसाना जो नज़र आ रहा है उसका नतीजा ये होगा, ये पार्टी जो है वो मज़ीद इंतशार का शिकार होगी और ये कॉल भी साबका कॉल्स की तरह जो है नाकाम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, 90 दिन में क्या लॉजिक है, ज़रा ये भी हमें समझाइएगा। और आवाम किस तरह आप पर एतबार करें जब आप खुद एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे हैं? कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, आलिया हमजा कुछ कह रही हैं, शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने गालिबन 90 दिन का ऐलान किया। तो अली अमीन साहब कह रहे कि 90 दिन एटलीस्ट मुझे वज़ीर आला की कुर्सी के मज़े आराम से लेने दें, मुझे कम से कम ये 3 महीने तो सुकून से, क्योंकि उनके सर पर तो एक तो वहाँ पे इन हाउस तब्दीली की एक तलवार लटक रही है और उन पे मौलाना फजल रहमान साहब ने उस दिन बिजली गिरा दी जब उन्होंने कहा कि हमें पीटीआई का मैंडेट का तो एहतराम है, लेकिन सीएम की कारकर्दगी और सीएम ने सूबे को जिस नहज पे पहुंचाया है, तो इन हाउस तब्दीली के हवाले से जेयूआई ने ये इंदिया दिया है कि वो अगर कोई मूवमेंट वहाँ पे आएगी, कोई तहरीक आएगी केपी असम्बली में, तो शायद उनका जेयूआई साथ दे। तो मेरे ख्याल में अली अमीन साहब को सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी कुर्सी की है और वो जितने ये तो अच्छा है कि उन्होंने 90 साल का नहीं कहा, ये तो अच्छा है उनकी मेहरबानी है कि 90 दिन उन्होंने कहा। अंजाम तो एहतजाज का वही होगा जो हाफिज़ साहब ने आपको बताया। इस वक्त तो कोई मोमेंटम नहीं बन रही, पार्टी टूट फूट का शिकार है। अलीमा खान साहबा एक रास्ते पे है, अली अमीन साहब दूसरे रास्ते पे है, बैरिस्टर गौहर साहब अपनी राग अलाप रहे हैं, शेख वकास साहब जो है उनकी अपनी कहानी है। अब जो ये आलिया बीबी जो है वो ख़ुद से नाराज़ हुई बैठी है जेल में, जो 3 बड़े लीडरान है खान साहब के अलावा, उनके खतूत हमारे सामने हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में सिर्फ वो लहू गरमाने का कोई एक बहाना ढूंढ रहे, लेकिन अब इस मुर्दा घोड़े में जान मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए मुमकिन ही नहीं है कि माजी में जिस तरह वो एहतजाज करते रहे कि आने वाले दिनों में भी इस किस्म का एहतजाज। और जो एजेंडा है साफ़ी साहब वो भी कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है, सिर्फ एक शख्स की रिहाई की बात कर रहे हैं आप। तहरीक जितनी भी हमने देखे, मेरे सीनियर बेटे इन्होंने तो बड़ी बड़ी तहरीकों का ख़ुद मुशाहिदा किया, ख़ुद रिपोर्टिंग की, इनके सामने MRD और उसके बाद IJI और पता नहीं कितनी तहरीकें आई और कितनी तहरीकें गई। उसमें हमने एजेंडे देखे थे, हमने उनके चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स देखे थे, हमने उनके रहनुमाओं को सुना था कि मुल्क के साथ ये बुरा हो रहा है और हम मुल्क के साथ ये अच्छा करेंगे। ये वाहिद तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक शख्सियत के गिर्द घूमती है कि इस शख्स को रिहा करेंगे तो पाकिस्तान के पूरे मसाइल हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे कि खान साहब तो खुद कह रहे कि भाई मैं अदालतों के ज़रिए रिहाई चाहता हूँ, स्ट्रीट एजिटेशन के ज़रिए वो उनको पता लग चुका है कि उस स्ट्रीट एजिटेशन के तहत
जेल से बाहर नहीं आ नहीं सकते। आया जा तो जब वो खुद नहीं बाहर आना चाहते, अच्छी बात है कि वो अदालतों का सामना करना चाहते, तो अली अमीन की कैद की मौली है और बाकी जो लीडरान है जो अपना नाम जो है उंगली कटा के जो शहीदों में जो नाम लिखवाना चाहते हैं कि नाम नहाद एक ऐलान करके और लोगों को वरगला पुसला कर फिर यहाँ पे या इस्लामाबाद की सड़कों पे छोड़ देंगे या लाहौर की सड़कों पे छोड़ देंगे, वही पठान फिर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसका कोई अंजाम मुझे डिफरेंट माजी के पीटीआई के एहतजाजों के अलावा कुछ नज़र नहीं मुख्तलिफ आता। नज़र नहीं आ रहा है। और जाहिर है कि लोग आप पर एतमाद क्यों करें जब आप वर्कर्स को लाकर सड़कों पर छोड़ जाते हैं और ख़ुद आप फरार हो जाते, तो क्यों लोग आप पर एतमाद करें। अभी एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मज़ीद बात होगी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर रही है कि तहरीक का आगाज़ हो चुका है और 90 दिन के अंदर अंदर ये बहुत पीक पर होगी, ख़ासतौर पर 5 अगस्त को जो है ये तहरीक जो है वो बहुत पीक पर होगी। और इसका एजेंडा जो है इस वक्त तक यही बताया जा रहा है कि बानी PTI को आज़ाद करवाना है, कि उनको जेल से रिहा करवाना है। क्या इस किस्म के एजिटेशन से जो है उनको रिहा करवाया जा सकता है, जबकि वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं अदालतों के ज़रिए रिहा होना पसंद करूँगा। फिर इस तहरीक का मकसद क्या है, इस पर हम ये बात करें। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमेशा हम ये देखते हैं कि पहले भी जब भी तहरीक का ऐलान किया गया या जब भी कोई एहतजाज किया गया, खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो हैं वो हमें नज़र आए हैं। अब इस वक्त KP के हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो उससे लोग नाला हैं, लोग नाराज़ हैं जो इस वक्त वहाँ कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर की कभी भी दिलचस्पी जो है वो सियासी उमूर में नहीं रही है, अपने सूबे की तरफ हमने देखा कि नहीं रही है। वहाँ पे कोई उन्होंने ऐसे काम नहीं किए कि लोग उनसे खुश हों, लेकिन इसके बावजूद हमने माजी में देखा कि वो लोगों को लेकर निकल आते थे, लेकिन उन्हें सड़क पर छोड़कर वापस चले जाते थे। अब ये दो चीज़ें हैं, एक तो लोग आप पर एतमाद नहीं कर रहे, दूसरे आपने जिस नालायकी का मुजाहिरा किया है सूबे में, लोग आपसे नाराज़ भी हैं। नाहिद, आपने भी अभी फिर 90 दिन का जिक्र किया, तो इस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। साफ़ी साहब ने 90 दिन और 90 साल का एक मुवाज़ना करने की कोशिश की, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को रोका ये मिसरा कहने से कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर तो अच्छा, ये जुल्फ़ क्यों सर नहीं हो रही? इसी वजह से तो ये पेशावर और KP से लाहौर मुंतकिल हुई ये सारी वारदात। ये जो थे गंडापुर साहब बतौर CM, ये उम्मीद थे कि चूँकि हुकूमत के वसाइल होंगे और हम इनको अच्छे तरीके से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत के वसाइल सियासत पे खर्च हुए, नतीजा ये निकला कि आपने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, आवाम का कोई एक मसला हल नहीं किया। अब उस सर्वे में वो सारी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन इन्होंने इसको लाहौर शिफ्ट क्यों किया, और लाहौर शिफ्ट किया तो आलिया हमजा और दीगर ने उससे इख्तिलाफ क्यों किया? दरअसल अब तक जितनी भी इन्होंने मूवमेंट शुरू करने की कोशिश की वो KP से करने की शुरू की, लेकिन हर दफ़ा नाकाम हो गए। और इस नाकामी का बोझ अब वो खुद नहीं लेना चाहते थे, पंजाब पे शिफ्ट करना चाहते थे। तो जो पंजाब पे शिफ्ट करने की कोशिश की तो पंजाब तैयार बैठा था, उन्होंने कहा जी हम आपका बोझ क्यों उठाएं, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। तो आलिया हमजा की जो इस रिजर्वेशन है उसका एक पहलू ये है। दूसरा, आलिया हमजा और दीगर लोगों की तरफ से फिर ये बात आई है कि वो सियासी मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात करके मामलात को आगे लेके जाएं। अब ये जो असीर रहनुमा हैं PTI के, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब और एजाज चौधरी साहब वगैरह का जिक्र नहीं करता, और उनका भी महमूदुल रशीद साहब का, ये जो दो हैं खातून, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और वो चीमा साहब जो गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के, इन लोगों की तब्दीली को आप देखें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें, सियासी मुज़ाकरात करें, और आपका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। अब आलिया हमजा भी आपको उस मौक़िफ़ के करीब दिखाई दे रही हैं। दरअसल पंजाब की जो PTI है वो दरअसल इस किस्म की मुज़ाहमत, इस किस्म की तहरीकों और जो ख़ास तौर पे जो खान साहब का तर्ज़ अमल है उसके बारे में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो ये समझते हैं कि इससे न सिर्फ ये कि पार्टी को नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है,
मुल्क के उस इस्तेहकाम को और मीशत को नुकसान हो रहा है, लिहाजा हमें कोई आबरूमंदाना तरीका अख्तियार करना चाहिए। तो इस वक्त एक तरफ ये लठमार तरीका है कि जी 5 अगस्त को कर देंगे, 90 दिन में कर देंगे, या ये कि हम सड़कों पे यार फैसला करेंगे, और दूसरी तरफ सेंस प्रिवेल कर रही है पार्टी के अंदर। तो अब ये एक कशमकश है, इस कशमकश से ये कैसे निकलेंगे। अब अगर एक तरीकाकार बानी साहब का रहेगा तो भी आप नहीं निकल सकते, अगर आप फैसला जो है केपी के वजीर आला के हाथ में रहेगा तो भी मसाइल पेचीदा होते रहेंगे। जब तक सियासी लाए अमल नहीं इख्तियार किया जाएगा और इस किस्म के हथकंडे मुसलसल इख्तियार किए जाएंगे सड़कें गर्म करने के और इस तरह के, तो ये मसाइल का शिकार होते चले जाएंगे, इनके मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है शनीला, ये जो मौजूदा तहरीक का आगाज़ और जिसका ऐलान किया जा रहा है, ये इसके पीछे क्या हकीकत इस वक्त नज़र आती है? किस बेस पर, जब आपने देखा कि माजी में आपकी इस किस्म की तमाम तहरीक जो हैं वो नाकाम रही हैं, अब इसमें ऐसा क्या नया होगा कि लोग आपके साथ आएंगे, आप मोमेंटम बना पाएंगे? इसका क्या मकसद, एजेंडा कोई मुख्तलिफ होगा माजी से? बिल्कुल भी नहीं, बस ये वो है ना, लहू गर्म करने का एक बहाना। वो चीज़ ही चल रही है कि जो इक्तदार में बैठे हुए हैं पीटीआई के लोग, वो और जो इक्तदार से बाहर बैठे हुए वो लोग, उनके दरमियान जूतों में दाल बटनी शुरू हो गई है। तो जो इक्तदार में बैठे हुए वो चाह रहे हैं कि हम बैठे हुए इंजॉय करते रहें इसको, और हमें जो मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है या जो हमें सहूलतें मिल रही हैं, हम वो लेते रहें। अब जो 5 अगस्त की बात आई थी, ये अलीमा बीबी की तरफ से आई है, वो बाहर आई हैं, वो आके कह रही हैं जी 5 अगस्त को तहरीक चलेगी, एहतजाज शुरू हो जाएगा। वो अंदर से बानी पीटीआई से मिलके आ रही हैं। अब जो बानी पीटीआई हैं, कभी वो कह देते हैं कि मैंने अदालतों के जरिए जो है वो रिलीफ लेना, और कभी वो तहरीक का ऐलान कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं वो रेमिटेंस ना भेजे, कभी ये जाके कहते हैं कि अमेरिका से भीख मांग लो, कभी ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतहरिक करें। अब इन्होंने दोबारा से एक एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी है। जो बाहर बैठे हुए इक़्तिदार में लोग हैं, उनको सूट नहीं करता कि जो बानी पीटीआई वो बाहर निकल के आ जाए। बुशा बीबी निकल के आ जाएंगी तो अलीमा बीबी की क्या हैसियत रहेगी? सलमान अकरम राजा को कौन जानता था? बैरिस्टर गौहर को किसको पता था? ये बानी पीटीआई अंदर में बैठे हुए ये सारे उनके बेनिफिशियरी हैं। जो आलिया हमजा जैसे हैं वो इक़्तिदार से बाहर बैठे हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि चले कुछ ना कुछ हम निकले, हम भी निकले, सियासी स्पेस हासिल करने की कोशिश करें। पंजाब नहीं निकल रहा, सिंध नहीं निकल रहा, बलूचिस्तान नहीं निकल रहा, खैबर पख्तूनख्वा जो था वहां से सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लाया जाता था लोगों को, और वो लोग वो रेंट अ क्राउड होता था। अब जो गैलप का सर्वे आया ना, वो आपको क्या बता रहा है? वो रियलिटी बता रहा है केपीके के। वहां पे एक मेजॉरिटी है, 57% लोगों ने कहा है कि हमने किसी तहरीक में शामिल नहीं होना। 80% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमत है वो तहरीकें चलाने में बिजी है, लेकिन वो सूबे के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तो यानी कि उनकी जो अवाम, केपीके की अवाम है, वो भी तंग आ गई है कि आप यहाँ पे हमारे लिए कुछ काम करें, कोई आप फलाई काम करें, कुछ सड़कें बनाएं, कोई हेल्थ का निजाम बेहतर करें, कोई एजुकेशन का निजाम बेहतर करें। उसकी बजाय जो अली मीन गंडापुर साहब है वो बढ़ के मारने पे लगे हुए हैं। अच्छा, वो बढ़ के मार इसलिए रहे कि वो चाह रहे हैं कि बानी पीटीआई की नजरों में मैं बेहतर हूं, क्योंकि पीटीआई का निजाम ही ऐसा बना दिया गया कि जो बंदा बढ़ के मारता रहेगा वो बड़ा उनके अंदर अच्छा समझा जाएगा कि बानी पीटीआई समझे मैं उनके साथ लॉयल हूं, मैं उनके साथ उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं। 90 दिन का टाइम दे दिया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। याद होगा कि जब पहले भी तहरीक आई थी, इन्होंने कहा था हमारे कफन के जरिए लेट के आएंगे। अब उन्होंने 90 दिन का नया शोशा छेड़ दिया कि उसके अंदर हम होंगे, तो ना हुए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये सिर्फ लहू गर्म करने का एक बहाना है, बानी पीटीआई को जेल में बैठ के हौसला देने का एक बहाना है। बाकी इस तहरीक में कोई जान नहीं, नजर नहीं आ रहा कि इससे कुछ निकलेगा। थोड़ा सा टाइम है, क्विकली मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं 1-1 मिनट में मजीद इसी तहरीक के हवाले से अगर हम ये बात कर लें। अभी तक डायरेक्शन कोई हमें वाज़ेह नज़र नहीं आ रही हाफिज साहब, और जितना तनाव नज़र आ रहा है इस हिकमत अमली के हवाले से पार्टी में, जितनी तकसीम नज़र आ रही है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से आज ऑफ़र हुई है और राना सनाउल्लाह ने बयान भी दिया है कि हुकूमत जो है वो बातचीत के लिए तैयार। लेकिन देखें, इनकी ये तो बातचीत करना नहीं चाहते। जो तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं वो कहते हैं जी हमने बात करनी है पॉलिसी साजों और फैसला साजों जी, बिल्कुल, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, जिनसे बात करनी है वो हुकूमत से करे। और सूरत हाल ये है कि ये लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं। इस वक्त बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। अगर इन्हें मुज़ाकरात करने हैं, इन्हें बातचीत करनी है, मसाइल को हल करना है,
तो फिर मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता पार्लियामेंट का फ़ोरम है। इन्हें पार्लियामेंट के फ़ोरम को इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी साथ देंगी और यही एक जमहूरी रास्ता हो सकता है जिसके ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है। सड़कों के रास्ते कोई मसला हल नहीं होगा और सड़कों में ये पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे। अच्छा साफ़ी साहब, सड़कों पर निकलकर इस एजिटेशन से अपने मकासद हासिल करने में नाकामी पहले भी रही है, ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि मुज़ाकरात ही इस मसले का असल हल है? मुज़ाकरात की तरफ जब आप आते भी हैं, बैठते भी हैं, तो आप खुद ही भाग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। एक बात तो बहसीत सहाफ़ी और तजियाकार हम जान चुके हैं कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए है, लेकिन हुकूमत के आजमाए हुए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पास दिया क्योंकि मैंने तो नहीं आजमाए थे। कुछ हासिल तो नहीं होना, वही जब मुल्क ट्रैक पे चढ़ता है, सियासी इस्तेहकाम की हमें एक झलक नज़र आती है, तो इस पार्टी के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो अपनी ज़ाती फ़वाइद के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि अली अमीन गंडापुर पे करप्शन के पार्लिमान में अपने मैंडेट को बचाने, अपनी अक्सरियत साबित करने और इसके अलावा अपने पार्टी को साथ चलाने का शदीद दबाव है। इस दबाव से निकलने के लिए उन्होंने लाहौर की राह अपनाई थी, लेकिन मेरे ख्याल में इसका कुछ नहीं होने वाला। मज़ीद पार्टी का कारकुन बदज़न होगा, जो थोड़ा बहुत पार्टी की तंजीम थोड़ी बहुत अगर सलामत थी तो उसमें मज़ीद दरारें हमें नज़र आने लगी है। ये वक्त ही नहीं एहतजाज का, अभी आपका इंडिया के साथ जंग ख़त्म नहीं हुई है। अली अमीन के अपने आधा सूबा जो है उसमें उसकी अपनी रिट कायम नहीं है, रोज़ सियासी लीडरान और अवाम वहाँ पे शहीद हो रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रहे। ऐसे में आप किस तरह एहतजाज की कॉल दे कि दूसरे शहर में जाके बैठ सकते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, ये एहतजाज जो है वो किस तरह से होगा जो इस वक्त हमें हिकमत अमली नज़र आ रही है? उसमें तो कुछ नहीं लग रहा हमें कि अवाम आपके साथ निकलें, इवन कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा से भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आप अभी कह रही थी ना कि इस जमात की समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि सड़क पे कोई फैसला नहीं होता। फैसले होंगे सियासी हिकमत अमली के ज़रिए और सियासी बातचीत के ज़रिए। ये बात इसलिए समझ में नहीं आ रही कि जो डोमिनेटिंग फोर्स है पार्टी के अंदर, मसलन बानी PTI, वो सियासी जहन नहीं रखते। वो एक प्रेशर ग्रुप के आदमी हैं और वो समझते हैं कि दुनिया का हर काम प्रेशर के ज़रिए होगा। एक तो उनका ये माइंडसेट है। दूसरे अभी जिक्र किया ना आपको साफ़ी साहब ने कि ये देखिए, इस बानी PTI हो या उनका कोर ग्रुप हो, इनके पेश नज़र मुल्क का मफाद कभी रहा नहीं। पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर उन्होंने दिवालिया करने के लिए आज खुद भी कोशिशें की और जब दूसरी हुकूमतों ने यानी PDM वगैरह की, मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश की तो उन्होंने रोड़े अटकाए। सही बिल्कुल। अब इस वक्त जब आप जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं और जंग के बाद की सूरत हाल है, खतरा मौजूद है, इस वक्त फिर आप ऐसी सूरत हाल। ठीक है। अच्छा शनीला, आपने कहा कि लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो उसके लिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब अगर एक मरतबा फिर लहू गर्म करना है तो फिर ऑर्गेनाइज्ड भी तो होना पड़ेगा ना। मिलकर आएंगे तो फिर कुछ मामला तय होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। नहीं, बात ये नाहिद के लहू गर्म करने का जो बहाना ना वो सिर्फ वर्करों को एक ट्रक की बत्ती पीछे लगाने के लिए है। अब 90 दिन के लिए तो लगा दिया ना आपने। हाँ जी, वो लगा दिया। उनका मकसद बानी PTI को रिहा करवाना नहीं है और ना ही वो ऐसा कोई मकसद अचीव करना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई भी मकसद होता तो जब उनके जेल में बंद लोग हैं वो जब खत लिखते तो ये कोई ना कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बैठते, किसी ना किसी संजीदा कोशिश में लगते। ऐसा कुछ भी नहीं ये करना चाहते, इसलिए कभी इख्तलाफात हो जाते हैं, कभी ये भाग जाते हैं लोगों को लाके, कभी ये कोई और ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ ये मकसद, सिर्फ जो एक सपोर्टर है, जो कल्ट सपोर्टर है, उनको खुश रखने के लिए, उनको मुतमिन रखने के, ताकि उनकी गालियों का रुख हमारी तरफ ना हो जाए, उस वजह से ये एक कोई ना कोई तहरीक का ऐलान कर देते हैं और कोई ना कोई डेडलाइन सेट कर देते हैं। बहरहाल जो संजीदगी होती है या दरकार होती है ऐसी किसी तहरीक में, वो हमें इस वक्त सिरे से नजर आ रही है। इसमें हम ये चाहते हैं कि इस वक्त ये बात करें, हुकूमत जिस तरह से इकॉनमी को बेहतर करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और FBR इस्लाहात का हफ्तावार जो जायज़ा इजलास है उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टैक्स इस्लाहात पर हिदायत जारी की हैं और हमेशा से ये हुकूमत की ख्वाहिश रही है
है कि टैक्स एक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आया जाए और ये कोशिश की गई कि जो टैक्स गोशवारे हैं उनको आसान किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसका हिस्सा बने। अब ख़बर यह है कि आसान उर्दू गोशवारे जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं अवामी सहूलत के पेश नज़र। यकीनन इस पर काम किया जा रहा है ताकि ये जितना आसान होगा ये सारा प्रोसेस लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा बनेंगे। इससे पहले उनको पे करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ लोगों से वो उसको फिलअप करवाते हैं और इस वजह से भी, इन मसाइल की वजह से भी लोग इसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अहम चीज़ें जो है इसको रिफॉर्म करने के हवाले से सामने आ रही हैं। AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैक्स असेसमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम की बात की जा रही है। इससे कितना फ़ायदा होगा इस पर हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब सर मुझे ये बताइएगा, हुकूमत बहुत संजीदा है, वज़ीर आज़म बार बार जो है FPR के हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं उस पर काम करना चाह रहे हैं। अब जो इस वक्त हदायत जारी की गई हैं इनको किस तरह से देखें? आज का जो हफ्तावार मीटिंग थी उसमें इम्पॉर्टेंट फैसला जो है वो आपने सुना दिया कि उर्दू में और आसान गोशवारे जो हैं उनको मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। डिजिटल ये गोशवारे होंगे और इसका बुनियादी मकसद ये है कि तनख्वाहदार तबका जो है वो उनको सहूलत पैदा हो और उनके लिए ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि देखिए FBR की तमाम जो रिफॉर्म्स हैं उसका बुनियादी तौर पर दो मकासद है। एक तो ये कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, दूसरा ये कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम किया जाए। अब इसके साथ ही क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स अदा कर रहा है वो तनख्वाहदार तबका, 60% जो है वो तनख्वाहदार तबके की तरफ से टैक्स आ रहा है। बिल्कुल, तो अब ये फैसला किया गया और ये फैसला कल से नाफिज हो जाएगा 15 जुलाई से, और उसके बाद दीगर शोबे जो हैं वो 30 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट पे लाया जाए और उनके लिए इतनी सहूलत पैदा की जाए कि वो खुद टैक्स के गोशवारे भर सकें और ये पेश कर सकें। और इसके साथ ही जो डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम आ रहा है उसमें तमाम कारोबार को जो है वो डिजिटलाइज किया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा तमाम खरीदो फरोख्त को, और उसमें करेंसी का कम से कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस इकदाम से साफी साहब कितना फ़ायदा हमें होने जा रहा है, लोगों के लिए कितनी सहूलत होगी, और जो शफाफियत की हम बात करते हैं उसको किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है? डिजिटलाइजेशन की तो यही ख़ासियत है कि इसमें शफाफियत ज़्यादा होती है। जितना भी आप ब्यूरोक्रेसी का और सुर्ख फीते का ख़ात्मा करते उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का अमल सामने आता है। ये बात भी हमें तस्लीम है कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में दुश्वारियाँ और पेचीदगियाँ मौजूद थी और अब भी है, लेकिन मौजूदा हुकूमत हफ्तावार इजलास मुनक्किद करके टैक्स नेट को बढ़ाने और टैक्स देने के अमल को सहल बनाने और टैक्स दहंदगान को सहूलतें देने के लिए कोशाह है। तो आज की ये इजलास हम इस जानिब एक कदम के तौर पर इसको देख रहे हैं, और ये कदम जितने तेज़ उठाए जाए तो उतना ही पाकिस्तान और टैक्स दहंदगान के लिए बेहतर है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब 30 सेकंड्स हो गए सर। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि AI की मदद से टैक्स असेसमेंट निज़ाम जो है वो नाफिज किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। AI की मदद से जो निज़ाम डेवलप किया जाएगा उससे यकीनन बेहतरी आएगी। लेकिन मैं एक जुमला आपको रिटर्न्स के बारे में कहना चाहता हूँ। रिटर्न्स लोग क्यों नहीं भरते थे? खौफ ये था, एक तासुर ये था कि इसके बाद हम एक ऐसे शिकंजे में फंस जाएंगे जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा। ये FBR के जो बदउनवान अनासिर हैं उनकी वजह से ये मामला था। और दूसरे ये था कि एक मिडल मैन का किरदार था रिटर्न भरने में, जिस पर हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आप उससे निकाल रहे हैं तो इसका तो खैर मतलब होना चाहिए। उस वजह से भी रेजिस्टेंस सामने आ रही थी। जी शनीला, बात यह है कि जब भी फाइलर बनने की तहरीक चलती थी तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला होता था रिटर्न फाइल करने का, ये कि फॉर्म बड़ा मुश्किल है, लोगों को समझ नहीं आता था। उसकी वजह से जो दुकानदार तबका था और जो छोटे कारोबारी तबका था वो रिटर्न्स अपने फाइल ही नहीं करते थे। तो अब उनको ये जो सहूलत दे दी गई है उसके बाद ये होगा कि आपका टैक्स नेट वसी होगा, फाइलर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे और आपका टैक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा आमदन उसकी इकट्ठी होगी, जो कि फिर मुल्क के आपके काम आएगी। जो बार बार आपको IMF कह रहा है कि अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइलर बनाएं, तो उसके लिए ये जो कोशिश की गई है बहुत बेहतर, और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया उसको मुंतकिल होगी, पाकिस्तान को भी जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मेरे चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।